जयशंकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हालांकि आपसे सवाल करने के पहले मुझे काफी मुकम्मल तैयारी अभी करनी पड़ी है। और स्वाभाविक भी है कि जब बॉलिंग विवियन रिचर्ड के सामने हो तो बॉलर की पसीने से तर हो ही जाएगी। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासकर देश की राजनीति में लखनऊ और दिल्ली को टकरा की बहुत सारी टकराहटें आपने देखी है। आपने वो भी देखा है जब हेमवती नंदन बहुगुणा कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को चैलेंज कर रहे थे। आपने वो भी देखा है जब मुलायम सिंह यादव वीपी सिंह को चैलेंज कर रहे थे। वो दौर भी आपने देखा है जब कल्याण सिंह यादव, हम कहते हैं 1999 के लोकसभा चुनाव के पहले कि पीएम तो तब बनेंगे ना अटल जी जब एमपी बनेंगे। पीएम बनने के लिए पहले एमपी बनना जरूरी होता है। वो टकराहट भी आपने देखी है। उस परिप्रेक्ष्य में इस टकराहट को और इसके नतीजे को आप कहाँ देखते हैं कि कहाँ पहुंचेगा यह मामला अंततः? देखिए, पहली बात तो अशोक ने और आपने जितना कुप्पा बना दिया नहीं, गलत बात है। इसका मैं हकदार नहीं हूँ। मैं देखिए, अशोक वानखेड़े जैसे पत्रकार हैं जो हमारी ताकत है। इन्हीं लोगों से ताकत मिलती है कि हम भी कुछ करके बोल पाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अशोक ने इतना बढ़िया समझाया है कि बात कुछ ज्यादा बताने के लिए बच भी नहीं पाता है, बच भी नहीं रह जाता है। देखिए, सीधी बात मेरी जो समझ में आती है, इस समय भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो उसको संचालित करता है, इनके गले में कुछ हड्डियां ऐसी फंस गई हैं जिसको वो लोग न तो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। अब पहली हड्डी उसमें योगी आदित्यनाथ है। अब योगी आदित्यनाथ को आरएसएस ने एक तो हिंदुत्व का चेहरा प्रचारित करना शुरू कर दिया कि भाई नरेंद्र मोदी अगर नहीं रहे हमारे काम के या थोड़ा उनका फीका पड़ा तो एक चेहरा होना चाहिए जिसको हम प्रोजेक्ट करें। तो योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट किया। अब मुश्किल यह है कि जो मोदी जी है और अमित शाह की जो जोड़ी है कि अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पे दोबारा चुनाव जीत करके आ जाती है बड़े बहुमत के साथ, तो फिर अगली दावेदारी उनकी दिल्ली के लिए होगी। लखनऊ वो नहीं बैठे रह सकते हैं, तो इनकी गद्दी के लिए खतरा होगा। और अगर हार जाती है खुदा ना खास्ता भारतीय जनता पार्टी, जैसा ये दिल से चाहते भी हो सकता होंगे, लेकिन अगर हार जाएगी तो फिर 2024 आप ऐसे भी हार जाएंगे। तो अब उसको वही जैसे मैंने कहा ना कि एक ऐसी हड्डी बन गए हैं योगी आदित्यनाथ जिसको ना ये निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। अब अमित शाह जी जा रहे हैं वहां पे। देखिए, एक इस जोड़ी की एक खासियत बहुत जबरदस्त रही है कि जीते तो चाणक्य हैं, हारे तो हरिनाम। भाई, जो चाणक्य हैं, जिसने सारे चुनाव जिताए और चाणक्य नीति रही और क्या बूथ मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख और क्या क्या बनाया इन लोगों ने। दिल्ली के चुनाव में सब पन्ना प्रमुख हवा हो गए, पन्ने उड़ गए हवा में। बिहार में जब 2015 का चुनाव हुआ, लालू और नीतीश और कांग्रेस का महागठबंधन बन गया, तो चाणक्य नीति फेल कर गई। मौर्य होटल में बैठे बैठे सारा गिनती होते रहे, नोटों की गड्डियां गिनी जा रही थी, लेकिन सब फेल हो गया, सारा चाणक्य नीति गायब हो गया। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हार गए पूरी तरह से। तो चाणक्य नीति कहाँ गई, सारा पन्ना प्रमुख कहाँ चले गए भाई। और ताजा मामला जो है, मतलब गुजरात भी हारते हारते बचे थे, कर्नाटका में भी हार ही गए थे। एक तरह से जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त के जरिए सरकार बनाई। उत्तर पूर्व में मणिपुर से लेकर के मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हेमंत बिस्व शर्मा नाम के सौदागर के जरिए अपने खरीद फरोख्त की, सरकारों को ही खरीद लिया। गोवा में खरीद करके सरकार बनाई। सब जगह आप खारिज होते गए। और उसके बाद लगा दूसरी चोट अशोक वानखेड़े के राज्य महाराष्ट्र ने दे दी। वहां पर भी आपकी चाणक्य नीति फेल कर गई पूरी की पूरी तरह से। आज सरकार चला रहे हैं वो, उनका जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार चल रही है। पश्चिम बंगाल में 200 के पार किसने नारा दिया था? हमारे अमित शाह जी ने नारा दिया था। वो 200 पार का कहां चला गया? वो कोई पूछता नहीं है, कोई मुख्यधारा का मीडिया वो सवाल नहीं करता है कि भाई चाणक्य जी आपकी चाणक्य नीति गई कहां, जो पूरे देश भर से पन्ना प्रमुख पहुंचा रहे थे। हर गली गली में आपने पन्ना प्रमुख लगाए थे, हर जाति के लोगों के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, धर्म के हिसाब से लोगों को जाके बैठाया था पूरे देश भर से ले जा करके। वो कहाँ गायब हो गए? कहाँ गई आपकी चाणक्य नीति? तो जब जीते तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी है जी, कमाल की जोड़ी है। और हार गए तो फिर वो शुभेंदु और फलाना और ढिकाना, दिलीप घोष,
और ये यहाँ हारेंगे तो आदित्यनाथ, वहां हारे तो वसुंधरा, वहां शिवराज सिंह, तो ये सारे बहाने निकल जाते हैं। तब कहते हैं जी। जयशंकर जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक पुराना उदाहरण मौजूद है कि उत्तर प्रदेश का सिटिंग चीफ मिनिस्टर यदि सत्ता गंवाता है तो दिल्ली गंवाना तय हो जाता है। जैसे 2002 में राजनाथ जी ने सत्ता गंवाई तो दिल्ली भी गंवा दिया, 2004 में अटल जी ने। तो जब यूपी का मुख्यमंत्री सत्ता गंवाता है तो फिर वो भाजपा अध्यक्ष बन के दिल्ली आता है, वो प्रमोद महाजन जैसे ताकतवर आदमी को पीछे छोड़ के आता है। लेकिन सत्ता में आने के बाद योगी दोबारा बनेंगे कि नहीं बनेंगे तो अमित शाह तय करेंगे ना। ये तो बात की बातें हैं, ये सब बात की बातें हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि एक तो वही गले की हड्डी जैसे गिना रहा था मैं, तो एक गले की हड्डी तो ये हो गई योगी आदित्यनाथ। दूसरा गले का हड्डी है किसान आंदोलन, उसको भी न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। इनके समझ में नहीं आ रहा कि भाई किसानों को हम पटरी पर लाएं तो कैसे लाएं। कैप्टन अमरिंदर सिंह से जुगाड़ भिड़ा रहे हैं, कहीं किसी और से भिड़ा रहे हैं कि जो कृषि कानून को मान लो अगर हटाना भी पड़ गया तो कैसे करें, फेस सेविंग क्या होगी, अडानी को मुंह कैसे दिलाकर दिखाएंगे हम, जिससे हमने इतना बड़ा एडवांस लिया है। तो वो सारी दिक्कतें भी हैं। फिर तीसरे जो है पेगासस जासूसी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने गाल पे तमाचा मारा है, कहा कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं करा सकते हैं, कुछ भी हमसे नहीं चाह सकते कि हम आपके पक्ष में फैसले करते रहें। लोकतंत्र की जो शर्तें हैं उसके बारे में डिफाइन किया है। आप जासूसी करवा रहे हैं पूरे देश भर में, दुनिया भर में जो है। राफेल का मामला फिर से खुल करके सामने आ गया, तो पेगासस भी एक गले की हड्डी बन गया, उसको भी नहीं निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। और उसके अलावा जो है अजय मिश्र टेनी, भाई ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये शायद पहली घटना होगी कि विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर एक मंत्री के पुत्र की गाड़ी से रौंद करके 4 किसानों की हत्या कर दी गई, एक पत्रकार की हत्या कर दी गई रौंद के गाड़ी के नीचे, दूसरे पत्रकार की भी हालत सीरियस बता रहे हैं लोग। और वो मंत्री जो एक हफ्ता पहले, उसी घटना के एक हफ्ते पहले कहता है कि अगर मैं सड़क पे आ जाऊंगा तो यहाँ पलिया तो क्या लखीमपुर खीरी में भी आप चेहरा नहीं दिखा पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारा इतिहास खोद के देख लीजिए। वो अपना इतिहास बता रहे हैं और वो इतिहास नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को पता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2014 में 13 में कहते थे कि साहब हम आएंगे तो हम संसद से अपराधियों को गिन गिन करके बाहर करेंगे, और उनका गृह राज्य मंत्री कह रहा है कि हमारी पृष्ठभूमि का पता कर लो। वो एक बने हुए हैं, उनका बेटा जेल गया, उसके बारे में मीडिया कभी नहीं बताता है कि आज रात में उन्होंने क्या खाना खाया, कैसे करवट ली, किस कंबल में सोए, किस सीमेंट के ओट पे सोए। आर्यन खान के बारे में हर मिनट की खबर देता है हमारा मीडिया जी। अब सवाल यह है कि अजय मिश्र का करें क्या। जैसे अभी अशोक बता रहे थे, अजय मिश्र पे इतने गंभीर आरोप लगे हैं, 120 बी का मामला उनके खिलाफ है। इसी मामले में, यही जो किसानों की जो हत्या हुई है उस मामले में उनका बेटा 302 का मुजरिम है, और वो गृह राज्य मंत्री कह रहा है कि हमारा बेटा फरार नहीं था, वो तो हमारे घर में बैठा हुआ है। मतलब एक जो अक्यूज्ड है, जिसको पुलिस खोज रही है, जिसको अदालत समन दे के बुला रही है, जो मिल नहीं रहा है, उसको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कह रहा है कि मेरे घर में बैठा हुआ है वो। तो घर में किसी अपराधी को संरक्षण देना ये भी एक अपराध है। लेकिन वो आदमी मंत्री बना हुआ है, अमित शाह जी को कोई चिंता नहीं हो रही कि उसको हटाएं। अगर हटाएंगे तो जो ब्राह्मण लोग उत्तर प्रदेश के हैं, जो पहले से ही नाराज चल रहे हैं, तो उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी, और नहीं हटाएंगे तो बाकी लोगों में बढ़ेगा। तो इस तरह से ये जो ऐसी ऐसी हड्डियां फंस गई इनके गले में। अब गला तो बहुत छोटा ही होता है ना, गला बहुत बड़ा, रावण का गला तो नहीं दिखा सकते, रावण के 10 चेहरे लगा सकते हैं, लेकिन गला तो नहीं जा रहेगा। तो ये सारी दिक्कतें, इन दिक्कतों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत समस्या खड़ी हो रही है। उनके पूरे के पूरे वादे धूल धूसरित हो गए हैं, उपलब्धियों के नाम पे बताने के लिए कुछ नहीं है। जब भी वो कोरोना के बारे में कहते हैं कि हमने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट किया, तो अखबारों की वो सुर्खियां आ जाती हैं, टीवी जो यूट्यूब पे जो आता था कि साहब लाशें तैर रही हैं। और हिंदू धर्म में किसी भी मृतक के लिए उसके शव की सम्मानजनक अंत्येष्टि संपन्न हो जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन हम तो शवों का अंतिम संस्कार भी सम्मान के साथ नहीं कर पाए ना। लाशें नदियों में तैर रही थी, लाशें रेत में दबी हुई थी, और जब बारिश हुआ फाफामऊ में, इलाहाबाद प्रयागराज के बगल में, तो लाशें बाहर आ गई, ऊपर आ गई। तो ये हमारा मैनेजमेंट रहा। ऑक्सीजन के लिए कतारें लगती रही। तो मैनेजमेंट की बात आपने की जयशंकर जी,
उत्तर प्रदेश के दौरे पे देश के गृह मंत्री जाते हैं तो चार्टर्ड प्लेन या फिर किसी दूसरी फ्लाइट से जाते हैं, जबकि इसी कार्यक्रम में लुटियंस अड्डा में यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि इतनी बढ़िया एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव और मायावती ने बनवा दिया है कि दिल्ली से लखनऊ के बीच अब दूरी नहीं रह गई है। संजय जोशी जैसे भाजपा के नेता इस हालात में है कि वो अखिलेश यादव के बनाए एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का कोई नेता उस एक्सप्रेसवे की सवारी सार्वजनिक रूप से करने की स्थिति में नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री तो सुरक्षा का मामला है, गृह मंत्री या कोई और नेता उस एक्सप्रेसवे से नहीं जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल में आपके इलाके में खासकर पहुंचाने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और वो एक्सप्रेसवे इन 5 सालों में कहीं पहुंचता हुआ दिखा नहीं है। तो क्या आपको लगता है एक्सप्रेसवे है उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पहले उस चुनावी एक्सप्रेसवे को वापस मोड़कर लखनऊ तक पहुंचाने के लिए अमित शाह आ रहे हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ के जो अरमान है उनमें कहीं ना कहीं कील ठोकने आ रहे हैं? ये तो वही लोग बता पाएंगे कि कील ठोकने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, सीधी बात मैंने जैसे शुरू में ही कहा था, इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव ने बनाया, उस पर जहाज उतार कर दिखा दिया था कि कितनी मजबूत सड़क है वो। मेट्रो लखनऊ का जो है वो बना के पूरा अखिलेश यादव ने जी नहीं अशोक सर के यहाँ से हो रहा था। बोलिए सर। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि काम जो आपके पास उपलब्धियां कुछ है नहीं, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पे है, कुव्यवस्था चरम पे है। आपने जो उस समय एक ताना बाना बनाया था जीत का, जैसे आप लोग चर्चा कर रहे थे, एक सामाजिक ताना बाना बनाने की कोशिश की गई थी कि सारे लोगों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए और बन के आए। उनको उसमें सफलता भी मिल गई, क्योंकि सामाजिक ध्रुवीकरण किया, जो सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश की, उसमें अदर देन यादव को छोड़ करके बाकी पिछड़ी जातियां और अति पिछड़ी जातियों को लामबंद किया भाजपा ने अपने पक्ष में। उसी तरह से गैर जाटव दलित जातियां जितनी हो सकती हैं उनको उन्होंने लामबंद करने की कोशिश की। उसमें खटिक और सोनकर जो होते हैं पहले से उनके साथ थे, वाल्मीकि जो हरिजन होते थे वो उनके साथ बड़े पैमाने पे जुड़ गए थे, धोबिया और इस तरह की जो जातियां हैं छोटी जो दलित जातियों में ही हैं, उनका ताना बना उनके साथ जुड़ा था। ओम प्रकाश राजभर जो है, राजभर एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाति है जो अति पिछड़ी जाति कही जाती है, टेलर्स लोग हैं, वो चौहान लोग हैं। इन लोगों के साथ एक समीकरण बनाया था, अब वो पूरा का पूरा समीकरण वो धराशायी हो चुका है। अभी मोदी जी ने जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन किया, उसमें उत्तर प्रदेश से जो 7 मंत्री बनाए, उसमें से 6 जो थे वो दलित या अति पिछड़ी या पिछड़ी जातियों के लोग थे। तो उस समय हमसे किसी ने पूछा था तो हमने कहा कि भाई देखिए, सीधी बात है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों का जिस ढंग से अपमान हुआ है, दलित जातियों का जिस तरह से उत्पीड़न हुआ है, दलित बच्चियों के साथ जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, उसके बाद हत्या हुई है, हाथरस की बेटी हो या फिर और कहीं की, क्या उसका मुआवजा दे रहे हैं क्या? कि जो मंत्री बनेंगे उसी जाति के, उसी समाज के लोग, तो उनको क्या दलित बच्चियों या पिछड़ी जातियों के लोगों का उत्पीड़न का मुआवजा है वो मंत्री पद? कौन पिछड़ी जाति के आदमी भूल सकता है कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री निवास छोड़ के जा रहे थे तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उसको गंगा जल से धुलवाया था। ये पिछड़ी जातियों का अपमान नहीं है? जैसे आप अब स्टूल की बात कर रहे थे, वो हमको तस्वीर बार बार दिमाग में कौंधती है कि मुख्यमंत्री बैठे हैं एक बगल में और उसके बगल में बैठे हैं दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और बीच में केशव मौर्य एक स्टूल पर बैठे हुए हैं। ये पिछड़ी जातियों के लोगों को पता नहीं है। आपने चुनाव के समय उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का त्याग पत्र करवाया और प्रचारित कराया हमारा जो भाव मीडिया है उसके जरिए कि बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश में भावी मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके पेश किया जाएगा और होगी, ऐसी बातें होगी। उनके नाम के साथ जो पोस्टर होर्डिंग लग रहे हैं, अब वो बेबी रानी जाटव हो गई। बेबी रानी मौर्य ब्रैकेट में जाटव बताया जा रहा है। लेकिन बेबी रानी मौर्य को उप राज्यपाल पद से हटा करके इस लायक भी नहीं समझा कि उनको किसी मंत्री पद में दे दें, उप मुख्यमंत्री बना दें या कुछ, या उनका चेहरा भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करें। ऐसा नहीं हो रहा। तो राज्यपाल पद गया, अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन करके घूम रही है वो। इसी तरह केशव मौर्य, जैसे बताया अभी अशोक ने भी बताया, आपने बताया था कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके पेश किया गया। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया।
मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाने की बात तय हो गई, लेकिन बाद में चूंकि योगी जी ने अपना दम दिखाया, विधायकों का दमखम दिखाया, तो मनोज सिन्हा जी पैदल हो गए। बहुत दिनों तक पैदल है, अब जाकर के जम्मू कश्मीर में उनको उपराज्यपाल बनाया। अरविंद शर्मा जो उन्हीं की जाति के हैं, भूमिहार जाति के हैं, वो हमारे मऊ जिले के हैं, उनको प्रधानमंत्री कार्यालय से सेवानिवृत्ति दी गई, कहा गया कि आपको उत्तर प्रदेश संभालना है। उनको लाया, ऐसे मीडिया ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि अगले मुख्यमंत्री तो अरविंद शर्मा जी होंगे। मुख्यमंत्री के बगल में जो राजनाथ सिंह जी का बंगला है, कहा गया कि उसी बंगले में वो रहेंगे। योगी जी ने कहा नथिंग डूइंग, कुछ नहीं होगा, मैं तो नहीं हटने वाला नहीं हूं, तो पैदल हो गई बात। फिर कहलवाया संघ के लोग, सारे संघ का बड़ा बड़ा नेतृत्व पूरा लखनऊ पहुंच गया कि साहब चलो मंत्रिमंडल का विस्तार कर लीजिए, इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए और गृह मंत्रालय दे दीजिए इनको। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अगर दूसरा कोई होगा तो मुख्यमंत्री क्या करेगा, उसमें भी फेल कर गए। बाद में पता लगा कि उत्तर प्रदेश भाजपा के जो 17 उपाध्यक्ष हैं, उसमें से एक 16वें नंबर के उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा जी बना दिए गए। तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भूमिहार जो ब्राह्मण हैं, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो त्यागी लोग अपने को भूमिहार समझते हैं, इन लोगों में क्या रिएक्शन होगा। इसी तरह से आप सोचिए, ओम प्रकाश राजभर ने अब अखिलेश यादव के साथ चुनावी तालमेल कर लिया। कल जो मऊ में उनकी रैली थी हमारे जिले में, वो शानदार रैली बता रहे हैं, हालांकि मीडिया ने उसको कोई कवरेज नहीं दिया, क्योंकि उसके पीछे कहीं अडानी और अंबानी का कोई खेल है नहीं, तो इसलिए उसको उतनी कवरेज नहीं मिली। लेकिन बहुत शानदार रैली, बहुत बड़ी रैली। तो पूरा का पूरा ताना बाना जो है वो इनका बिखर रहा है। निषाद लोग हैं, और संजय निषाद के साथ एक समझौता कर लिया, कुछ बना लिया, लेकिन अभी तक उसका कितनी सीट देंगे, क्या देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कब संजय निषाद पलटी मार जाएंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। मौर्य लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में चर्चाएं हो रही हैं कि कब वो पाला बदल सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इनका पूरा का पूरा तो बिखर चुका। अब देखिए, एक चीज मैं एक मिनट कहना चाहूंगा, इनके पास एक ही अमोघ अस्त्र है, वो है हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान। और इसमें ये हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। इसलिए हार रहे हैं, मैं बताऊं आपको, अब देख आपको शायद याद होगा कि नहीं होगा, जब 2015 का विधानसभा बिहार का चुनाव हो रहा था, अशोक वानखेड़े भी हम लोग साथ में रहते थे। इंडिया टीवी पर मैं अकेला आदमी था जो कहता था कि ये भाजपा वहां हार रही है और महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। तो रजत शर्मा मेरा कई बार मखौल भी उड़ाते थे। बाद में जब रिजल्ट आना शुरू हो गया तो उन्होंने कहा ये कि जयशंकर जी आप ही अकेले सही थे, हम सब लोग गलत थे। क्यों गलत थे, क्यों मैं सही था? क्योंकि बिहार में भी इन लोगों ने, संघ के लोगों ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिशें की थी, दंगा कराने की कोशिशें की थी। भागलपुर में मंदिर के सामने गाय का कटा हुआ सिर, मस्जिद के सामने सुअर का कटा हुआ सिर रखा गया था, लेकिन दंगा नहीं हुआ था। वही हालत आज उत्तर प्रदेश में हो रही है। तमाम तरह के मतलब जो आतंकवाद के सिरमौर सारे उत्तर प्रदेश से निकल के आ रहे हैं। 4.5 साल में उनका अता पता कहीं नहीं था, लेकिन आज वो पता लगा कि वो योगी आदित्यनाथ को मारने की साजिश रच रहा था, तो वो प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रच रहा था, तो यहाँ ऐसी साजिश हो रही थी, तो वहाँ ऐसी साजिश हो रही थी। जयशंकर जी, मुझे याद आ रहा है कि गुजरात का जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो मणिशंकर अय्यर के घर, इस देश के प्रधानमंत्री का कथन है कि मणिशंकर अय्यर के घर साउथ दिल्ली में मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के एम्बेसडर एक पार्टी में मौजूद थे। वो दोनों खाने गए थे डिनर पे, उसको उन्होंने गुजरात की जनता के बीच साजिश बता करके सेल किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की राय, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम इतनी मूर्ख तो नहीं है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इनकी हार इसीलिए हो रही है कि तमाम इनके प्रयास जो है, तमाम जो प्रोवोक करने की, उत्तेजित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, दूसरा तबका रिएक्ट नहीं कर रहा। जैसे बिहार का मुसलमान रिएक्ट नहीं कर रहा था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी रिएक्ट नहीं कर रहा। कहीं उसको अब चौराहे पर पकड़ के पीट दे रहे हैं, कहीं कहीं मार दे रहे हैं, कहीं स्कूटर से जा रहा है वहां खींच करके उसकी दाढ़ी नोच दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। गाजियाबाद में जिस तरह की घटनाएं हो गई, तो लगातार घटनाएं हो रही हैं, प्रोवोकेशंस के प्रयास लगातार हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उसका रिएक्शन नहीं हो रहा है। और ये इनकी सबसे बड़ी हार है। मैं नहीं कह सकता कि अभी 2-3 महीने हैं, 2-3 महीने अभी हैं, 2-3 महीनों में हो सकता है कि इनको कामयाबी मिल जाए कोई बड़ा दंगा कराने में, क्योंकि राकेश टिकैत का बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कहा था कि 2013 में इन्होंने हमसे दंगे करवाए थे, हमको माफी करो, हम माफी मांगते हैं।
और इस बार नहीं होने देंगे। उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है कि किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या भी हो जाए चुनाव से पहले, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए। तो इनके पास एक ब्रह्मास्त्र एक ही बचा हुआ है। मुझे लगता है कि वो भी अब भोथरा हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल, किसानों की बिजली के दाम, जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसको देखते हुए कहीं से लगता नहीं है। बस वही हिंदू और मुसलमान के बस यही बताएंगे कि साहब देखो अतीक अहमद का हमने मकान ध्वस्त कर दिया, देखो मुख्तार अंसारी और उसके चेलों का हमने ये माफिया लोगों को ये उनका मकान ध्वस्त करा दिया, बुलडोजर चला दिया। भैया इससे सब ठीक किया आपने, बहुत अच्छा किया माफिया का, लेकिन हमको रोजगार मिला क्या? हमको हमारे पिताजी हमारे चाचा जी को पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम कम हुए क्या? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के मकान से उनका ध्वस्त हो गया, मकान मलबे से हमारा क्या लेना देना है? हमको तो ये बताओ कि हमको जब हमारे पिताजी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी तो आप कहीं हाजिर थे क्या? आपने ऑक्सीजन दिलाया? हमारे घर का कोई आदमी मर गया तो उसकी अंत्येष्टि संपन्न करवाई क्या आपने? आपने तो लखनऊ में जो स्मशान गृह है उसमें बैरिकेड लगा दिया था, बकायदे टीन का सेट लगा दिया था, ताकि कोई टीवी वाला कोई कैमरामैन वो दिखा ना दे कि कितनी लाशों की लाइनें लगी हुई हैं। तो ये सारी जो कुव्यवस्था आपने की है, तो वो सब आपके सिर पे चढ़ करके बोलेंगी। हिंदू और मुसलमान का खेल बहुत नहीं लंबा चलने वाला है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सवाल कुव्यवस्था के साथ साथ कोरोना का मिसमैनेजमेंट और अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, तमाम सवालों का है।